स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और उसमें हमने सब्जेक्ट ले रखा है ऑडिट। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑडिट प्रोग्राम एंड वर्किंग पेपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, अंकेक्षण का प्रथम चरण है। द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिटिंग इज, आपको बताना है कि ऑडिटिंग में सबसे पहले क्या होता है। ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ऑडिट प्रोग्राम बनता है, ऑडिट प्लान बनता है या ऑडिट एविडेंस कलेक्शन होता है। तो बहुत आसान है, किसी भी काम में सबसे पहले प्लान बनता है। तो ऑडिट प्लान, अंकेक्षण योजना से कार्य की शुरुआत होती है। पूछता कि ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट का लास्ट स्टेप क्या है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो लास्ट स्टेप होता है और ऑडिट प्रोग्राम जो है, अंकेक्षण योजना, वो फर्स्ट स्टेप होता है। अब बेसिकली अपन समझे कि अंकेक्षण योजना क्या होती है। देखिए, आप समझो कि आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कोई क्लाइंट है जिसको मुवक्किल बोलते हैं हिंदी में, वो आपसे ऑडिट कराना चाहता है। ठीक है, तो वो आपको बुलाएगा या वो आपके ऑफिस में आएगा, अपने बारे में बताएगा, अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, किस क्षेत्र का वो ऑडिट कराना चाहता है वो बताएगा। ठीक है, फिर आप बहुत सारी बेसिक जानकारी इकट्ठी करोगे कि उनका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। फिर आप हो सकता है कि उनका प्रेमाइसेस भी विजिट करो, वहाँ आप देखो कि वहाँ उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, कौन सी बुक्स कौन सा व्यक्ति मेंटेन करता है। ये सब आप ऊपर ऊपर की जानकारी करते हो, खास करके ये जानते हो कि क्लाइंट आपसे क्या चाहता है। ठीक है, उसको जानने के बाद आप एक प्लानिंग बनाएंगे। एक प्लानिंग बनाएंगे कि ऑडिट शुरू कहाँ से करना है, ऑडिट ख़त्म कहाँ पे करना है, कितना खर्चा आएगा, कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इस तरह की बेसिक जानकारी होती है। तो ये सब अपन शुरू में ही बना लेते हैं। कहीं कहीं ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम को सिमिलर मान लिया जाता है, बट ऑडिट प्लान थोड़ी सी प्रिमिलरी स्टेज है, थोड़ी सी प्रारंभिक अवस्था है। वेल, यहाँ पे कुछ बेनिफिट लिखे हैं कि अगर आप एक प्लान बना के जाते हैं और ख़ास करके राइटिंग में, लिखित में प्लान बनाते हैं, ये भी मज़ेदार बात है। एक ये मैं बात वैसे ही कह रहा हूँ कि हमको कहीं पे 3 दिन घूमने जाना होता है तो हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, खूब प्लान बनाते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। लेकिन लाइफ में अपने को कहाँ जाना है, कई बार अपन इसको प्लान नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पर कई बार आप देखेंगे कि यहाँ हम सोचने से बचते हैं या डरते हैं, नहीं सोचते। लेकिन आपको प्लान जरूर करना चाहिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता देर से मिलती है, मैं नहीं कहता नहीं मिलती है। जो मेहनत करता है उसको लेटर और सूनर सफलता मिलती है, और जो उसको पहले स्टेज पे सफलता नहीं मिलती, वो भी उसका लर्निंग होती है या वो भी पार्ट ऑफ द सक्सेस ही होता है। तो प्लानिंग जरूर बनानी चाहिए कैरियर को लेके, इनफैक्ट हर चीज़ को लेके, जो भी वर्थवाइल है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उसको लेके प्लानिंग बनानी चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे ऑडिट प्लानिंग की। तो ऑडिट प्लानिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, इससे आप टाइमली ऑडिट कंप्लीट कर पाएंगे और एफिशिएंटली, मतलब प्रभावी तरीके से ऑडिट पूरी कर पाएंगे। उसके बाद आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, आपका फालतू खर्चा नहीं आएगा। क्लाइंट से फीस मिलती है एक बात है, लेकिन आपके खर्चे भी आते हैं सीए के, तो वो उस पर कंट्रोल रहता है। ठीक है, आपका पहले ही स्कोप क्लियर हो जाता है, आपके और मुवक्किल के बीच में स्कोप क्लियर रहता है कि किस एरिया में कितनी इन डेप्थ जांच होनी है, किस एरिया की उपेक्षा या अवॉइड करना है। ठीक है, आपका क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बेटर होता है और इससे आप शुरू शुरू में जब जानकारी करते हैं तो आपको उसी समय पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ रिस्क है। मतलब ऑडिट में क्या होता है, गलत ओपिनियन देने की रिस्क होती है कि गलत रिपोर्ट ना चली जाए। तो आपको शुरू में ही बात करके पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ एरिया है जहाँ पे रिपोर्टिंग में एरर हो सकता है, तो वो उसकी भी जानकारी आपको हो जाती है। तो ऑडिट प्लान में आप इन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। वैसे तो जो छोटे में ही दे सकते थे कि भाई पहला स्टेप क्या होता है, तो ऑडिट प्लान इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑडिट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा, कौन करेगा, क्या कार्य किया जाएगा, कार्य को कब तक किया जाएगा, यह दिया रहता है। अब ये सुनने में सिमिलर सिमिलर प्लान जैसा लगता है, लेकिन इसका आंसर ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक बार प्लानिंग बनने के बाद जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे होता है ना, जैसे अब आप वर्ड सुनिएगा, अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि अंकेक्षण डेप्थ में करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे। ठीक है, कौन करेगा, मतलब आप अपने वरिष्ठ बंदे को क्या काम देंगे, जो कनिष्ठ है, जूनियर बंदा है, उसको क्या काम देंगे, जो आपके पास आर्टिकुलर असिस्टेंट काम करते हैं उनको आप क्या देंगे। ठीक है, क्या क्या काम किया जाएगा, मतलब कैश बुक चेक होगी, P&L होगा, बैलेंस शीट होगा, क्या चेक होगा, और काम को आप कब तक करोगे। तो इसमें एक तरह से रोल आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा। ये सब ऑडिट प्रोग्राम में डिटेल्ड मैनर में लिखा जाता है। कौन कौन से टेक्निक्स लगाए जाएंगे, अभी टेक्निक पे क्वेश्चन भी आएगा,
वो सब पहले से ही लिखा होता है। तो एक आप एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रोग्राम बनाना ठीक वैसे ही है कि टाइम टेबल बनाना हो कि मैं ये सब्जेक्ट कब शुरू करूँगा, ये सब्जेक्ट कब ख़त्म करूँगा। उससे पहले प्लान क्या था, ऑडिट प्लान क्या था कि मैं कौन से क्षेत्र में नौकरी करूँगा, मैं प्राइवेट जॉब में जाऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा तो कौन सी जॉब की तैयारी करूँगा। वो प्लान वाला स्टेज था। फिर जब आप तय कर लेते हो और फिर एक टाइम टेबल बनाते हो, आप एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट इस तारीख को शुरू करके इस तारीख को ख़त्म करूँगा, इस कोचिंग में जाऊँगा, वो वाले ऐप से पढ़ूँगा, मैं सेल्फ लर्निंग करूँगा, नोट्स बनाऊँगा, जो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब आपका ऑडिट प्रोग्राम में आता है, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम से क्या होता है, इसमें आप एबिलिटी के बेसिस पे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, काम पे कंट्रोल बना रहता है। क्योंकि जैसे आपने किसी को कैश बुक करने को दी और 7 दिन का समय दिया, और मान लीजिए 8वें दिन भी अब अगर कैश बुक नहीं हुई, तो आप सीधा उस बंदे को बोलोगे, बजाय आप पूरे स्टाफ को डांटने के बजाय, चूंकि आपने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया होता है प्रोग्राम बना के, तो आप उस बंदे को कहेंगे कि भाई तूने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया, ठीक है। उससे ऑब्वियस सी बात है वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, आपको काम की जानकारी रहेगी, कब कौन सा काम कहाँ तक पहुँच गया है आपको बिल्कुल जानकारी रहेगी। बाद में कभी आपके ऊपर इल्ज़ाम आए कि आपने लापरवाही से काम किया, आपने गलत रिपोर्ट दी, तो आप कोर्ट में ऑडिट प्रोग्राम पेश कर सकते हैं कि साहब देखो हमने इतना सिस्टमैटिक तरीके से सारा सारा काम किया है, तो आप हमें लापरवाही के दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अंकेक्षण की प्रविधि है। ये लगातार तीसरा वीडियो होगा जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन दिया है। अब आपको आता है कि नहीं। ऑडिट की टेक्निक हो सकती है फिजिकल एग्जामिनेशन, हाँ। दूसरे में भी लिखा हुआ आ गया है, अच्छा दूसरे में है फिजिकल इन्यूमरेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करना, ये भी हाँ। रेक्टिफिकेशन एंड इंक्वायरीज, हाँ। रेक्टिफिकेशन एंड ऑल द अबव, हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर ऑल द अबव रहेगा। देखिए अपन समझते हैं कि ऑडिट में एक क्या कर सकते हैं कि आप फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए कौन कौन से बुक्स रखे हुए हैं, उनको जाके देख लीजिए। वहाँ उनके बाद कौन कौन से असेट्स रियल में हैं वो देख लीजिए। तो ये तो हो गया फिजिकली एग्जामिनेशन करना। फिजिकल न्यूमरेशन, वहाँ आप जाइए और वहाँ पे आप सारी कैलकुलेशंस कीजिए, जनरल के कैलकुलेशंस कर लीजिए, लेजर के मतलब कर लीजिए इन द सेंस अपने स्टाफ से करवा लीजिए, जनरल के, लेजर के, ट्रायल बैलेंस के क्रॉस चेक करवा लीजिए, ठीक है। कोई उन्होंने डेटर्स की लिस्ट दी है तो आप 2-4 लोगों को रैंडम फ़ोन करके उनका बैलेंस कंफर्म कर लीजिए। अगर क्रेडिटर्स की लिस्ट दी है तो 5-7 लोगों को पूछ लीजिए कि कितना बैलेंस चल रहा है। आउटस्टैंडिंग की डिटेल दी है तो जिनके बकाया चल रहे हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए। आपको कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तो आप उनको इंक्वायरी कर लीजिए कि उन्होंने अगर लीज़ डीड दिखाई है तो उसका रेंट कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट दिखाया है तो उसकी इनकम कितनी हुई। तो ये सब बातें आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जो बात आपको कागज़ों में नहीं दिख रही है या आप फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो ये आप पूछ सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब आप कर रहे हैं एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑडिट की टेक्निक्स हैं। क्या यही होते हैं? नहीं, ऑडिट के ये सारे टेक्निक्स होते हैं। हर बार मैंने ये स्लाइड आपको दिया है, आप जैसे मैंने कहा आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई चीज़ क्रॉस कंफर्म बाहर से कंफर्मेशन कर सकते हैं, बाह्य पुष्टिकरण कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि क्या क्या, जैसे रेंट एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है। आप वहाँ पे जो एसेट दिखाई देते हैं उनको देख सकते हैं। आप वहाँ जाइए, ऑब्जर्व कीजिए कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ठीक है। कोई आपको लगता है तो आप रिकैलकुलेशन करके देख लीजिए, सारी आप मिला लीजिए, किसी खाते की जोड़वा के मिला लीजिए। री परफॉर्मेंस में ये है कि कोई जैसे सेल ट्रांजैक्शन है तो सेल ट्रांजैक्शन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, आप वहाँ जाके सेल के सौदे को होता हुआ देख लीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कोई लैकुना यानी कोई कमी है या उनका सिस्टम परफेक्ट है। तो आप वहाँ री परफॉर्मेंस कर लीजिए, सीन रिक्रिएट कर लीजिए। एक एनालिटिकल प्रोसीजर है, वो अभी आगे आने वाली स्लाइड में आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब ऑडिट टेक्निक्स हैं फॉर ऑडिट एविडेंस कलेक्शन। अंकेक्षण साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए ये सब अंकेक्षण प्रविधियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेल, निम्नलिखित में से कौन सी विश्लेषणात्मक कार्यविधि नहीं है? अब इन 4 में से 3 तो हैं और एक नहीं है। तो पहले आप समझ लीजिए कि एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर क्या होता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट ठीक है, क्योंकि ये ऑडिट है। मैं अभी जूनियर अकाउंटेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट लगभग मोर और लेस एक जैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है। तो देखिए, देखो एक तो ना आपको कागज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको सामने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कागज़ आ रहे हैं। और एक होता है कि जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड देखना, उसके पार देखना। वो कैसे आप देखेंगे? जैसे सपोज कीजिए इस साल आपकी सेल्स मान लीजिए 25% बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो फिर आप ये देखिए
कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 25% ना सही 20% 18% तो बड़ी होगी, तो वो बड़ी है या नहीं, तो ये आप क्रॉस चेक कर रहे हैं। ठीक है, आपका जीपी रेशो है, वो जीपी रेशो लगभग उतना परसेंटेज है या नहीं। कई बार क्या होता है, आंकड़ों से छेड़छाड़ करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है और वो उसका जो मैनेजमेंट है वो धोखा करना चाहता है, तो हो सकता है उन्होंने सेल्स के फिगर के साथ छेड़छाड़ की हो और कॉस्ट के फिगर्स वहीं के वहीं हों, तो ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी अगर आप एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर देखेंगे कि मान लीजिए कि पिछले साल जीपी परसेंटेज 20% था, मान लीजिए था, और इस बार उन्होंने सेल्स के साथ छेड़छाड़ करी तो आपका जीपी परसेंटेज 15% दिखाई दे रहा है, तो आप ये कहेंगे यार ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि पिछले साल 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ और मान लीजिए कि 3 लाख रुपए का लेबर या वेजेस बांटा गया। ठीक है, और इस बार मान लीजिए कि 15,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है और मान लीजिए कि 6 लाख रुपए की लेबर का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ से भी देखो समझ में आता है कि आप देखो प्रोडक्शन तो बड़ा है 50%, 10,000 से 15,000, और आपका लेबर साइज हो गया है 100 मतलब डबल हो गया है, तो यानी यहाँ पे 50% ग्रोथ है प्रोडक्शन में और वेजेस बिल में है तो 100% ग्रोथ है। तो कहीं बोगस बिल तो नहीं दिखा रहे, कहीं एक श्रमिक होता है भूतिया श्रमिक की, मतलब लेबर होता नहीं है और उसको लिस्ट में दिखा दिया जाता है, तो कहीं घोस्ट लेबर का तो प्रॉब्लम नहीं है, भूतिया श्रमिक का तो समस्या नहीं है। हो सकता है कि वेजेस रेट इंक्रीज हो गए हों, तो आपको ये चीज़ें उनसे पूछनी पड़ेगी, तो ये सब आप कब कर पाएंगे जब आपको एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर पता होगा। तो अब मैं जल्दी से क्वेश्चन में आता हूँ। देखिए, क्रय पुस्तक में अभिलिखित, ए ऑप्शन, क्रय पुस्तक में अभिलिखित क्रय की राशि को क्रय बीजकों से मिलाना, मतलब ये कह रहे हैं कि परचेज बुक में जो परचेज चढ़ी हुई है उसके इन्वॉइसेस को परचेज इन्वॉइसेस से मिलाना, यानी जो बुक में लिखा हुआ है उसके लिए परचेज इन्वॉइसेस को देखना। ये विश्लेषणात्मक क्रियाविधि नहीं है, ये रूटीन, ये वाउचिंग है, इसको वाउचिंग बोलते हैं कि जो बुक्स में लिखा हुआ है उसका जो प्रमाण है उसको देखना, उसको वाउचिंग बोलते हैं। तो ये एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, कर्मचारियों को दी गई मजदूरी की राशि के योग की तुलना मजदूरों की संख्या से करना, तो जैसे पिछले साल इतने लेबर थे इतनी वेजेस बटी, इस साल इतने लेबर हैं तो वेजेस कितनी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं उतनी हो, थोड़ा बहुत डिविएशन होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हो तो ये जो आपने किया ना, नंबर ऑफ वेजेस को टोटल वेजेस के एक रेशो से मिलाना, तो ये आपका विश्लेषणात्मक कार्यविधि है। ये थोड़ा सा मतलब स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल तरीका होता है, वास्तविक लागतों की प्रमाप लागतों से तुलना करना। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने पहले से स्टैंडर्ड्स और बजट सेट कर देती है, ठीक है, वो तय कर देती है और लिखित में होते हैं, तो बाद में वो रियल में है या नहीं, रियल ग्राउंड पे वही डेटा है, हल्का फुल्का डिविएशन है तो ठीक है, ज़्यादा अंतर है तो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो ये भी विश्लेषणात्मक प्रविधि का हिस्सा है। और रेशियो एनालिसिस तो डेफिनेट है, मैं अभी और स्लाइड में बताता हूँ। तो ये जो ब स द है, टफ क्वेश्चन रहा होगा, ब स द जो है ये विश्लेषणात्मक प्रविधि के एग्जाम्पल हैं, लेकिन परचेज बुक और परचेज इनवॉइसेस का मिलान करना ये वाउचिंग पार्ट है, ये विश्लेषणात्मक प्रविधि नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। अब आप समझ लीजिए कि आप एनालिटिकल प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, तो इसका सबसे तगड़ा तरीका होता है रेशियो एनालिसिस, जैसे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस कहा, आप असेट लायबिलिटी का रेशियो देख लीजिए, पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, आप अपने आप को इंडस्ट्री से कंपेयर कर लीजिए कि बाकी सारी, मान लीजिए आप सीमेंट इंडस्ट्री में हैं, बाकी सबका प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ओवरऑल एक निकलते हैं डेटा और निकल के आ रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री 20% कमा रही है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% ही आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि आप कंपेयर इंडस्ट्री से मैच नहीं खा रहा। ठीक है, इसी तरह से रेवेन्यू एंड कॉस्ट ट्रेंड, जैसे मैंने कहा कि आप अपने बजटेड जो सोचे थे और जो रियल आंकड़े हैं उनका मिलान कर लीजिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड एनालिसिस में आप स्टॉक के प्राइजेस से समझ जाइए कि पिछले साल इतना प्रॉफिट था तो स्टॉक प्राइजेस इतने थे, इस साल ऐसा क्या हुआ। रीजनेबलनेस टेस्ट, मतलब प्रासंगिकता देख लीजिए कि सेल इतनी बढ़ी तो COGS इतनी बढ़नी चाहिए, या सेल घटी तो फिर COGS भी तो घटनी चाहिए, ऐसे लॉजिक सेट करो। रिग्रेशन एनालिसिस होता है, रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, पिछले 5-6 साल के डेटा देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, तो मान लीजिए कि हर साल हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न चल रहा है, तो इस साल इतना डाउनफॉल कैसे हो गया, तो ये सब चीज़। ठीक है, हैवी था। अंकेषण के स्थायी कार्यपत्रकों में सामान्यतः शामिल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ऑडिटर जो होता है वो वहाँ पे जाएगा, क्लाइंट के प्रमाइसेस पे जाएगा, वहाँ उसके बुक्स का ऑडिट करेगा तो कुछ चीज़ों को वो नोट करेगा। ठीक है, उनको अपन बोलेंगे वर्किंग पेपर्स। अब यूँ समझो कि वर्किंग पेपर्स को अपन दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो होती है परमानेंट फाइल और एक होती है टेम्परेरी या करंट फाइल। ठीक है, तो दो फाइल हैं, परमानेंट फाइल और टेम्परेरी या करंट फाइल। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं।
जो आपका क्लाइंट है उसके जो बैंक स्टेटमेंट होंगे, तो बैंक स्टेटमेंट तो आपको ताज़ा ताज़ा ही काम आएंगे। पुराने बैंक स्टेटमेंट या 4 साल पुराने, 3 साल पुराने स्टेटमेंट तो क्या ही काम आएंगे। तो ये आपको ताज़ा काम आएंगे, तो यानी ये आपके करंट फाइल का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, पिछले सालों के वित्तीय विवरण, यानी पिछले साल तक क्या था, पिछले साल का उनका P&L क्या था, बैलेंस शीट स्टोरी क्या थी, ये जाएगा उनकी परमानेंट फाइल में। ठीक है। अटॉर्नीज लेटर, मतलब जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि अग्रीमेंट कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कंपनी के ओनर या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे, तो ये सब ये बार बार चेंज नहीं होता है। यूँ मैं समझा दूँ कि जो इन्फॉर्मेशन लगभग हर साल काम आएगी वो तो होगा आपका परमानेंट फाइल में, और जो इन्फॉर्मेशन केवल इसी साल के लिए काम की है वो होगा आपका करंट फाइल में। सिंपल आपके हिसाब से बताता हूँ, जैसे अकाउंट्स है, आपने अकाउंट्स पढ़ ली तो अकाउंट्स वही रहती है, उसके नियम वही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, तो करंट अफेयर वाला पार्ट क्या होता है, बदलता रहता है। तो करंट अफेयर वाला पार्ट करंट फाइल में पुराना काम नहीं आएगा। और अकाउंट्स का आपका 5 साल पुराना नोट, या अगर तुम में से किसी ने, आप में से किसी ने 11वीं 12वीं में नोट्स बनाए होंगे ना, वो नोट्स आपको और ज़्यादा काम आएंगे। या आपने बीकॉम लेवल में पढ़ते समय या किसी भी लेवल पर पढ़ते समय अगर आपने जो नोट्स बनाए होंगे वो ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि वो परमानेंट नोट्स हैं। और कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, जैसे करंट अफेयर हुआ तो वो जो है उसके लिए आपको करंट फाइल चाहिए होती है। इसी तरह से डेट एग्रीमेंट, तो डेट एग्रीमेंट भी आपको पता है, डेट भी कंपनीज है 5 साल 10 साल के लिए लेती है, तो वो परमानेंट काम आता है। तो जो डॉक्यूमेंट परमानेंट काम आएगा वो परमानेंट फाइल में लगा हुआ होता है। जैसे मैंने क्या बताया, पिछले साल के जो साइंड डॉक्यूमेंट्स हुए, पावर ऑफ अटॉर्नी हुए, डेट एग्रीमेंट हुए, ये सब आपको परमानेंट काम आएंगे। तो ऑडिटर उनको एक परमानेंट फाइल में रखेगा, और जो केवल चालू वर्ष के हैं वो चालू वर्ष में रखेगा। तो आपके क्लाइंट के जो बैंक स्टेटमेंट हैं इस साल वाले, वो आपके चालू फाइल में जाएंगे, पुराने काम में भी नहीं आते। एक बार आप देख लीजिए कि परमानेंट फाइल में क्या होते हैं। परमानेंट फाइल में एक तो आपको जो आपका क्लाइंट है उसकी बिज़नेस की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए। ये मेरा क्लाइंट है, यहाँ से परचेज करते हैं, यहाँ सेल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन साइकिल क्या है, उसके बारे में एक जानकारी होती है। यानी बार बार आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंगेजमेंट लेटर, आपको ऑडिट अपॉइंट कर दिया, मान लीजिए 5 साल के लिए आपको अपॉइंट कर दिया, तो वो इंगेजमेंट लेटर आपको 5 साल तक काम आएगा, नियुक्ति पत्र बोलते हैं। अच्छा, जब नया क्लाइंट पिछले साल, वो मान लीजिए 2 साल पहले वो नया क्लाइंट था, तो आपने उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, उन्होंने क्या क्या आंसर दिए, वो, या नए क्लाइंट से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ये आप अपनी परमानेंट फाइल में रखते हो कि एक बार आप जाएंगे तो कुछ भी चीज़ छूट ना जाए, तो आप सारी बातें उनसे लेके आएंगे, तो एक क्वेश्चनर आप बना के रखते हैं परमानेंट फाइल में। अपने जो क्लाइंट है उसके जो MOA हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, वो तो चेंज होते नहीं है, ठीक है। उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रॉस्पेक्टस हुआ, लीज डीड हुआ, ठीक है। अगर उन्होंने कोई चीज़ बेच दी है, परमानेंट असेट बेच दिया है, तो सेल एग्रीमेंट हुआ। उनके जो बोर्ड मिनट्स हैं उसमें क्या प्रस्ताव लिए गए वगैरह का परमानेंट इम्पैक्ट है वो। पिछले साल के खाते जिन पे साइन हो रखे हैं, पिछले साल उन्होंने आपने कौन से रिव्यू प्रोसीजर्स अप्लाई किए, ठीक है। उनका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, यानी उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, वो कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मतलब उनका MD कौन है, नीचे JD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जॉइंट डायरेक्टर कौन है, मैनेजर्स कौन है, क्लर्क लेवल कौन है, कैशियर कौन है, तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है वो। तो ये सब जानकारियाँ कहाँ होती है, परमानेंट फाइल में होती है। वो थोड़ा भारी हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात।
अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है तो आप हमारा ये 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें अगला क्वेश्चन कहता है अंकेक्षण के कार्यपत्रों को की चालू फाइल में सामान्यतः शामिल होते हैं। अब ये करंट फाइल में जनरली क्या क्या शामिल होता है वो पूछ रहा है। तो आंतरिक नियंत्रण का प्रवाह चार्ट, मतलब उनका इंटरनल कंट्रोल क्या है, परचेज को कौन देखता है, सेल कौन देखता है, ये जनरली चेंज नहीं होता है। तो ये मेरे हिसाब से परमानेंट फाइल में होगा। वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपि, जो इस साल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस साल का ट्रायल बैलेंस, इस साल का ट्रेडिंग P&L, ये करंट फाइल में होगा। संगठन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कौन क्या है, मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन है, सबसे लोअर लेवल पे कौन है, ठीक है, जो हायरार्की है वो क्या है, तो ये परमानेंट फाइल में होती है, बार बार चेंज नहीं होती है। बॉन्ड और ऋण पत्रों की प्रतिलिपियाँ, बॉन्ड और डिवेंचर्स भी लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं, तो ये भी परमानेंट फाइल में होते हैं। तो जो आंकड़े आपको लगता है बार बार काम आएंगे, बाद में आप चूक न जाएं, बार बार काम आएंगे, तो उनको आप परमानेंट फाइल के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अपन क्या करते हैं, जो कंप्यूटर वाले बंदे होते हैं, कि अगर बहुत कोई डेटा है बार बार काम आएगा तो अपन उसको गूगल ड्राइव पे रख लेते हैं या परमानेंट फाइल में रख देते हैं। छोटा मोटा है तो उसको अपन कहीं इधर उधर रख देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चालू फाइल के अंदर जो करंट ऑडिट फाइल के अंदर जाएगा वो हो जाएगा करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं, इंटरनल कंट्रोल का जो फ्लो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और बॉन्ड डिवेंचर्स है, वो सब जाएंगे परमानेंट फाइल में, स्थायी फाइल में, ठीक है। तो होप थोड़ा थोड़ा मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अब एक बार देख लीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि परमानेंट फाइल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो अब करंट फाइल के अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो करंट ईयर के लिए रेलिवेंट है। तो खास करके जैसे आया करंट ईयर का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल आपको कौन कौन से अकाउंट चेक करने हैं, इस साल आपका ऑडिट प्लान क्या है, ठीक है, इस साल आपने कौन कौन से एरर ट्रेस किए, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अगर इस साल आपको कोई पार्टनर को रिपोर्ट करनी है किसी किसी खास घटना के बारे में या किसी खास एरर के बारे में रिपोर्ट करनी है अपने क्लाइंट को, तो वो सब आपका करंट फाइल के अंदर होता है, ठीक है। चलिए, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु जो कार्यपत्रक अंकेशक द्वारा तैयार किए जाते हैं वे डैश डैश हैं। ओके, कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय जो कार्यपत्रक, जिसको कार्यकारी पत्रक भी बोलते हैं, वर्किंग पेपर्स खास करके बोला जाता है, तो जो वर्किंग पेपर्स ऑडिटर द्वारा तैयार किए जाते हैं वे अंकेक्षण निष्कर्षों हेतु साक्ष्य होते हैं। ये बात सही है। जो आप रिपोर्ट देते हैं वो कहीं ना कहीं आप इन पेपर्स और इन साक्ष्यों के बेसिस पे देते हैं, कहीं ना कहीं सही है। वो मुवक्किल के सामने में होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक क्वेश्चन तो आप बहुत ज़्यादा कस के याद कर लीजिए, और मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो वर्किंग पेपर्स होते हैं उन पे ओनरशिप किसकी होती है, कन्फ्यूज़न क्यों है वो भी बता देता हूँ। ये CA है और ये मान लीजिए आपका क्लाइंट है,
ठीक है। तो सीए गया, इसने क्लाइंट की बुक्स को देखा, वहीं से इसने कुछ नोट्स लिए, कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए, कुछ आंकड़े उठाए, कुछ कैलकुलेशंस उठाई, कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाए। कहाँ से उठाए? क्लाइंट की बुक से। और अपनी डायरी में लिख लिया, मान लीजिए इस डायरी में या इस वर्किंग पेपर में लिख लिया। नाउ तो क्वेश्चन इज कि ये जो वर्किंग पेपर है वो किसका माना जाएगा? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सीए साहब का माना जाता है, जो अंकेशक होता है उसका माना जाता है। भले ये मुवक्किल के आंकड़ों से लिया गया हो, तो मुवक्किल ऑब्वियस सी बात है यही लॉजिक देगा कि ये सब आपने जो डेटा है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में से उठाया है, इस पर मेरा हक है, आप इसे ना ले जाओ। पर नहीं, ये इस पे सीए का हक माना जाता है, अंकेशक का हक माना जाता है। तो ये अंकेशक के स्वामित्व में होते हैं, ये सही है। और ये अंकेषण के कार्यालय में अंकेशकों में परिवर्तन तक रखे जाते हैं, जब तक ये चेंज नहीं हो जाता तब तक रखे जाते हैं। इसको, ये गलत है वैसे, मतलब सीए उसको अपने पास हमेशा रख सकता है, जिस क्लाइंट की उसने ऑडिट की है उससे रिलेटेड आंकड़े वो हमेशा अपने पास रख सकता है। अब बात यह है कि ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन सी ज़्यादा सही है, सी ज़्यादा सही है। कई बार मैंने हमेशा कहा है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सही और ज़्यादा सही में से। अगर ऑप्शन आए तो ज़्यादा सही है कि वर्किंग पेपर जो होते हैं उन पे जो ऑडिटर होता है उसकी ओनरशिप होती है, उसका स्वामित्व, ओन्ड बाय द ऑडिटर्स। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक अंकेक्षण कार्य पत्रक रखने का लाभ नहीं है। आप देखेंगे इतने क्वेश्चन वर्किंग पेपर पे क्यों आ रहे हैं, तो ये टॉपिक ही क्या है? वर्किंग पेपर्स एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो ये अंकेक्षण के नियोजन और निष्पादन में सहायक है, तो बिल्कुल सही है। अगर आपका वर्किंग पेपर होंगे तो आप बिल्कुल प्लान कर पाओगे। पुराने वर्किंग पेपर से भी आपको आइडिया मिलता है, डे टू डे वर्किंग पेपर से भी आपको आइडिया मिलता है कहाँ तक काम हो गया, अब आगे क्या करना है। तो आपको ऑडिट एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है, तो ये तो लाभ है, तो ये जैसे हो गया। अंकेक्षण निष्पादन में अंकेशकों की राय की पुष्टि का प्रमाण प्रदान करना, ये भी हाँ है। मतलब अब आप समझो, आपने ऑडिट की, आपने वर्किंग पेपर्स बनाए, वर्किंग पेपर्स में आपने सारे साक्ष्य कलेक्ट किए, तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे ही तो आप अपनी रिपोर्ट दोगे। ठीक है भाई, आप रिपोर्ट दोगे कि भाई कंपनी के खाते सही रखे हुए हैं या गलत रखे हुए हैं, जो भी है जैसा भी है, तो आप रिपोर्ट किस बेसिस पे दोगे? साक्ष्यों के बेसिस पे। साक्ष्य कहाँ से लाए आप? साक्ष्य जो आपने वर्किंग पेपर्स गैदर किए, वर्किंग पेपर्स में जो चीज़ें नोट की, हाईलाइट की, वहीं से तो गैदर करोगे। तो ये आपकी रिपोर्ट को एक तरह से अनुप्रमाणित करते हैं, आपके रिपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। आप रिपोर्ट केवल देने को तो क्या है, सीए बिना ऑडिट किए भी तो रिपोर्ट दे सकता था, और एक कंप्यूटर से ही तो निकालना होता है कि हाँ इनके खाते ओके हैं, लेकिन आपने क्या कैसे दिया? तो इसके लिए आपके पास वर्किंग पेपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये आपकी रिपोर्ट को पुष्ट करता है, कंफर्म करता है, बैक करता है। सॉरी। कार्यपत्रकों के परीक्षण से वरिष्ठ लोगों द्वारा अंकेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। वर्किंग पेपर देख देख के, जैसे काम करने गए जूनियर, उनको उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं सीनियर्स, तो वो देखते रहते हैं कितना काम वो करके लाए हैं, कौन सा आंकड़ा वो लेके आए हैं, कौन सी कैलकुलेशन वो नहीं लेके आए हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रही है। तो सीनियर्स द्वारा जूनियर्स पे या जो असिस्टेंट वहाँ जाते हैं उन पे सीए साहब का कंट्रोल रहता है। वर्किंग पेपर्स देख के ही सीए साहब समझ जाते हैं कि कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है। और लास्ट रहता है कार्यपत्रक से मुवक्किल के स्टाफ पर नैतिक नियंत्रण होता है। तो देखिए वर्किंग पेपर का वहाँ के स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। हम सीए हैं, एक हमारा क्लाइंट है, और ये वहाँ उस क्लाइंट के यहाँ जो मान लीजिए ये 5 कर्मचारी काम करते हैं, तो इसके वर्किंग पेपर बनाने से इनके मोरल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऑडिट से पड़ता है। ऑडिट होने से क्लाइंट के मोरल पे फ़र्क पड़ता है, उनमें एक सावधानी का सेंस आता है कि हमारी ऑडिट हो सकती है, तो वो जांच का वो सोच समझ के कार्य करते हैं। तो उनके ऊपर एक मॉरल दबाव रहता है, एक नैतिक दबाव रहता है ऑडिट से। बाकी ऑडिट के वर्किंग पेपर से इनके क्लाइंट पे कोई फ़र्क नहीं, क्लाइंट के स्टाफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो लिखा है ना कि मुवक्किल के स्टाफ पे मॉरल कंट्रोल होगा, तो ये नहीं होगा। तो सर क्वेश्चन क्या था बाय द वे, कि ऑडिट वर्किंग पेपर के क्या बेनिफिट हैं? ऑडिट एग्जीक्यूट करने में आपको मदद मिलती है, हाँ। आपकी रिपोर्ट को ये कंफर्म करता है, हाँ। इससे सीनियर्स जूनियर्स पे कंट्रोल कर पाते हैं, हाँ। लेकिन लास्ट वाला गलत है। ओके, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट होप आपको समझाने की कोशिश है सारा। अंकेक्षण कार्यपत्रक संपत्ति है, ये क्वेश्चन बड़ा सरल है, आप खुद ही लगाइए। ये उस ओनर की जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं उसकी संपत्ति है, ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, ऑडिटर की संपत्ति है, आईटी डिपार्टमेंट की है, तो ये ऑडिटर की संपत्ति है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स
आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर्स। बिल्कुल दीवार पे, मस्तिष्क की दीवार पे लिख लीजिए। के बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंकेक्षण साक्ष्य न्यूनतम आकर्षक है। देखिए आप सबूत कलेक्ट करने जाते हैं, मान लीजिए कि आप पुलिस वाले हैं, कोई क्राइम सीन है, क्राइम हो गया है, तो आप उसके सबूत कलेक्ट करते हैं। तो कुछ तो एविडेंस ऐसे होते हैं जो बड़े मजबूत एविडेंस होते हैं, कुछ छोटे मोटे साइड एविडेंस होते हैं जिनकी इतनी रेलेवेंस नहीं होती, शायद कोर्ट में उनको प्रूव करना दिक्कत होगा, या कोर्ट में आप उनको साबित नहीं कर पाएंगे, या जज साहब नहीं मानेंगे है। तो जैसे पुलिस वाले सबूत इकट्ठा करते हैं, वैसे ही हम भी सबूत इकट्ठा करते हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं, अंकेशक द्वारा निरीक्षित विक्रय बीजकों की कार्बन प्रतिलिपि। तो आप छोड़ दीजिए पहले को, सेकंड पढ़ते हैं। देखो अगर आपको क्लाइंट ने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट तो बैंक कह रहा है, और बैंक एक्सटर्नल एविडेंस है, तो बैंक वाला जो एविडेंस है वो मजबूत एविडेंस है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, तो वो एक मजबूत और रिलायबल एविडेंस है, ठीक है। सेकंड, ऐसे विलेख जो अंकेक्षण द्वारा तीसरे पक्षकारों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया। तो ऑडिटर ने अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी से खुद ने कंफर्म किया है, जैसे लोन वाले से हमने पूछ लिया कि लोन है क्या, कितना बाकी है, कितने महीने का ब्याज बाकी है, डेटर से पूछ लिया कितने बिल बाकी चल रहे हैं, क्रेडिटर से पूछ लिया आपका कौन सा बिल बाकी चल रहा है। तो जहाँ थर्ड पार्टी से खुद हमने डायरेक्ट कंफर्म किया है, तो वो भी एक्सटर्नल एविडेंस है और वो मजबूत और रिलायबल एविडेंस है, वहाँ हमें गुमराह नहीं किया जा सकता। अगर ऑडिटर ने खुद ने ही कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, टेस्ट चेकिंग किए हैं, रूटीन चेकिंग किए हैं, खुद ने कैलकुलेशंस किए हैं, तो फिर तो आप भरोसा करेंगे करेंगे, तो ये रिलायबल सोर्स हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आपको सेल जो वाउचर्स होते हैं उनकी कार्बन कॉपीज़ मिली है, तो अब आप देखो सेल बुक, कहें वो क्या बोलते हैं, बिल बुक जो होती है, जिसमें सेल आप काटते हो, यानी सेल करने के बाद जो आप बिल बनाते हो, वो तो आपके घर की बुक है। आपने हो सकता है 200 सेल की हों और केवल 100 ही बिल काटे हों, या फेक दिखाने के लिए 100 सेल्स करी हों, 150 बिल काटे हों, और वो भी ओरिजिनल बिल तो आपका होंगे नहीं। ओरिजिनल बिल तो आप क्या, आपका क्लाइंट बोलेगा कि कस्टमर को दे दिए, और आपके पास तो कार्बन कॉपीज़ ही है, ठीक है। तो उस पर आप कितना विश्वास कर सकोगे, बहुत कम, क्योंकि एक तो ये इंटरनल एविडेंस है, और दूसरा अगर आपको किसी चीज़ का एक तो ओरिजिनल बिल मिले और एक फ़ोटोकॉपी मिले, तो आपको पता है ना आजकल कितना चल रहा है, अब तो एआई के ज़माने में आ गए हैं, हंसते हुए आदमी को रोता हुआ दिखा देते हैं, रोते हुए को हंसता हुआ दिखा देते हैं। तो कार्बन कॉपीज़ पे तो आप कितना ही भरोसा कर सकते हो। तो एक तो वो इंटरनल एविडेंस है और दूसरा वो कार्बन कॉपी है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग या विश्वास प्रदान करने वाला नहीं है, तो वो न्यूनतम आकर्षक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो न्यूनतम आकर्षक है। मैं आपको एक ऑडिट का सेंस या अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ, होप आप समझ रहे होंगे। बाकी जो तीनों थे ना ब से अदय में, वो मजबूत वाले एविडेंसेस, ठीक है। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर लगातार अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, खास करके कॉमर्स से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, आप ये बात जानते हैं, और वहाँ बेल आइकन होता है उसको आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए शेयर कर लीजिएगा, अभी लगता हो कि शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो अभी मत शेयर करो, जब जॉब वॉब पे आ जाओ तो अपने जूनियर वन को शेयर कर देना, ठीक है। लाइक किया करो, थोड़ा सा मेरे को हौसला बढ़ता है कि हाँ भाई लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक करिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और एक लास्ट, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या किसी खास तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर ये पढ़ाओ और वो मत करो, या ये पढ़ाओ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा। चलिए, ओके, बाय।